और इस वक्त बड़ी खबर, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,977 मरीज सामने आए हैं, जो 24 घंटे में मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 154 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से मौत का आंकड़ा 4,021 तक पहुंच चुका है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, हम अगर 24 घंटे के आंकड़ों को देखें तो ये लगातार हर रोज बढ़ता ही जा रहा है, पिछले आंकड़ों को ही बीट करता जा रहा है। इसको किस तरीके से देखें? अर्पिता, देखिए, जब से लॉकडाउन 4 लागू हुआ है उसके बाद तमाम ढील भी दी गई है। लोग घरों से बाहर भी निकल रहे हैं, काम पर भी जा रहे हैं, और ऐसे में जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, उसका असर नजर आ रहा है कि लगातार जो मामले बढ़ रहे हैं 24 घंटे में, और हर रोज मामले जैसे कल के मामले जो थे उससे ज्यादा आज के मामले, उससे पहले थोड़े से कम थे, यानी कि हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड टूट रहा है। और ये खास करके ये देखने को मिला है कि लॉकडाउन 18 तारीख को लागू हुआ, उसके बाद से मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उससे पहले भी मामले बढ़ रहे थे, लेकिन ये काफी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि लॉकडाउन 4 में काफी मामले बढ़ रहे हैं। अब जब ये खत्म होगा लॉकडाउन 4, इसकी जब मियाद खत्म होगी, उसके बाद देखना होगा कि सरकार की क्या स्ट्रेटजी रहती है और जो मामले बढ़ रहे हैं इसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है। उधर कोरोना की महामारी और करीब महीनों के लॉकडाउन के बीच आज से घरेलू विमान सेवा शुरू हो गई है। हम आपको देश के एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, रायपुर, चेन्नई, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद और जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह से ही उड़ानें शुरू हो चुकी हैं। घरेलू उड़ानों को देखते हुए देश भर के एयरपोर्ट पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से घरेलू उड़ानें कड़ी शर्तों के साथ शुरू की गई हैं। विमान में जाने से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए खास इंतजाम किए गए। इसके अलावा कुछ राज्यों ने यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने के लिए तैयारी की है। घरेलू उड़ानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खास गाइडलाइंस भी जारी की। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और फेस शील्ड लगाना भी जरूरी है। मैं यहाँ पे IT प्रोफेशनल हूँ और बहुत दिनों के बाद मैं घर जा रहा हूँ। एक्चुअली 5 महीने की बेटी हुई है, अभी तक उसको देखा नहीं मैंने, फर्स्ट टाइम मैं देखने जा रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैं कि ये लॉकडाउन में छूट मिला और जिसकी वजह से मैं घर जा पा रहा हूँ। शुरू होने पर विमानों की एयर होस्टेस भी खासी उत्साहित हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें इस बात का भी एहसास है कि अपने साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा भी अहम है। Just little worried, but as you know, works always come first. So there's a call from the airline, and we are ready to operate the flight. We'll make sure that take care of ourselves, and the airline is taking care of us very well. दिल्ली से आज पहला विमान पुणे के लिए उड़ा। सभी यात्रियों के सामान को भी सैनिटाइज किया गया और सभी यात्रियों को हर समय मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया। भारत में 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। 25 मार्च से लॉकडाउन होने के बाद से लगातार जो है घरेलू उड़ानें बंद थी, लेकिन अब उसे ओपन कर दिया गया है। नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ से तकरीबन 1500 फ्लाइट्स हर रोज़ हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल जो है 380 के आसपास फ्लाइटें जो हैं वो चलेंगी। बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं जो लंबे समय से अलग अलग शहरों में फंसे हुए थे, वो अब फ्लाइट सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति ने यहाँ पर मास्क लगा रखा है। कईयों को हमने देखा कि वो फेस शील्ड लगा करके पहुँचे हुए हैं। हर किसी से कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। यहाँ अगर आप देखना चाहेंगे तो जो चेकिंग हो रही है पूरी तरह से अपने फेस को कवर करके अपने को बचा करके एयरपोर्ट के स्टाफ, सिक्योरिटी के स्टाफ भी काम कर रहे हैं और लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। दिल्ली से पहली उड़ान पुणे के लिए निकल चुकी है। पुणे के लिए उड़ान भरने के साथ ही 2 महीने से जो लॉकडाउन था एयरपोर्ट्स को लेकर के, वो लॉकडाउन खत्म हुआ है। मुंबई एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू होने पर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए। यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खास निर्देश दिए गए। मुंबई एयरपोर्ट पर 25 फ्लाइट की लैंडिंग और 25 फ्लाइट की टेक ऑफ आज से शुरू हो रहे हैं। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। सुबह से ही एयरपोर्ट पर भीड़ नजर आ रही है। ये मुंबई एयरपोर्ट का T2 टर्मिनल है, जहाँ पर भीड़ आपको नजर आ रही है। लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो
सारी चीज़ें कही गई हैं उन सारी चीज़ों का पालन करते हुए यहाँ पर बहुत सारे लोग पीपीई किट लगा कर आए हुए हैं। आप बताइए कहाँ जा रहे हैं? वाराणसी। किस फ्लाइट से जा रहे हैं? इंडिगो। आज इतने दिनों बाद जब फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू हैं, कैसा लग रहा है? खासकर कितने दिन से यहाँ फंसे हुए थे या फिर किसी काम के पर्पज से जा रहे हैं? नहीं सर, हम लोग फंसे हुए थे। एक्चुअली हम लोग ऑफशोर में जॉब करते हैं शिपिंग लाइन के, तो हम लोग का मतलब 19 तारीख को साइन ऑफ हो गया था, तब से होटल में है। अभी तक फंसे हुए थे। आज मिला जाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर भी मेरे फ्रेंड जो है उनका तो फ्लाइट कैंसिल हो गया, इसके लिए वो थोड़ा सैड है, घर होटल में ही रुके हुए हैं। जी, आज बनारस के लिए फ़्लाइट उड़ने वाली है, उसके लिए यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। जो एयरपोर्ट की तरफ से नॉर्म्स बताए गए हैं, पीपीई किट पहनना है, हैंड सैनिटाइजर यूज़ करना है और असिम्टोमेटिक पेशेंट्स को ही अलाउड किया जाएगा। उन सारी चीज़ों का ध्यान में रखकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और एक लंबी कतार लगी हुई है। कैमरामैन स्वप्निल के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई न्यूज़ 18 इंडिया। उधर जयपुर में एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्रियों की स्क्रीनिंग की गई और सभी यात्रियों के सामान को भी सैनिटाइज किया गया। आज से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर है और एयरपोर्ट पर आप देखिए कि जो लोग भी आ रहे हैं सबसे पहले उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा, फिर उसके बाद में प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा। बैग को चारों तरफ से घुमाकर चेक किया जाता पूरा सा। और अब ख़ास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इस तरीके से कि पूरी तरीके से लोग अब सैनिटाइज कराएं, फिर उसके बाद में आएँ। और लोगों ने किस तरीके से अपने सावधानी बरत रखी है। जी आप बताएं, नाम बताएं, कहाँ जाएंगे आप लोग? मेरा नाम सर हेमराज मीना है। मैं हैदराबाद रेलवे डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ सर। मैं हैदराबाद जाना है सर। हैदराबाद जा रहे हैं जी सर। यहाँ पर हम देख रहे थे कि आपका टेम्परेचर चेक किया, फिर सैनिटाइज किया, क्या क्या किया? नहीं सर, ये बहुत अच्छा प्रोसेस है एक अच्छी जानकारी के लिए, बीमारी से बचने के लिए सर। तमाम सावधानी एहतियात के साथ में यहाँ पर सबसे पहले जो लोग भी जो पैसेंजर्स आ रहे हैं जा रहे हैं उनका सबसे पहले टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, फिर उनके बैग सैनिटाइज कराए जा रहे हैं आ रहे हैं और उसके बाद में सबकी अंदर बोर्डिंग कराई जा रही है तमाम तरीके की। यहाँ आप देख सकते हैं कि उसके बाद में भी आगे बोर्डिंग के बाद में आप CISF के जो जवान हैं यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हैं कि सीधा टच नहीं हो, इसलिए ग्लास के ज़रिए दूरी रखी जा रही है। अहमदाबाद से उड़ानें शुरू होने पर कई ऐसे यात्री भी पहुंचे जो लंबे समय से अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं। अहमदाबाद से आज 42 विमान उड़ान भरेंगे। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर 60 दिन बाद आज यहाँ से जो फ्लाइट्स है वो शुरू हो चुकी है। और आप देखिए कैसे है शुरुआत। जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर जब पहुँचते हैं तो जो बैग है उसको सैनिटाइज़ किया जाता है। कई जो प्रवासी हैं वो कई समय से यहाँ पर 2 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है, लोग यहाँ पर फंसे हैं। एक बुजुर्ग महिला है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रंजन बेन मोदी। रंजन बेन थोड़े यहाँ से। हाँ, रंजन बेन, किस तरीके की तकलीफ हुई, कितने दिन यहाँ पर रहे? क्या यहाँ हम 2 महीने रहे और तकलीफ तो नहीं हुई। हम आश्रम में रहे थे, आश्रम में गए थे हमारे गुरु के, उधर ही रहे और उधर से इधर आए। जब लॉकडाउन घोषित हुआ क्या लगा? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, कैसे? मेरे को बहुत तकलीफ हुई क्योंकि एक तो इधर गर्मी बहुत है, टेम्परेचर बहुत है, वो भी हमारे को नहीं सहन हुआ। लेकिन इधर सब आश्रम में सब विधि थी तो मेरे को कुछ तकलीफ नहीं हुई। दवा अकेले आए हैं आप? नहीं, मेरे मिस्टर है इधर। जो बुजुर्ग महिला है जो कह रहे हैं कि यहाँ पर वो आश्रम में आई और यहाँ पर फंस गई। और आप देख रहे कि इस तरीके से लगातार जो लोग आ रहे हैं वो उनकी जो बैग्स है वो सैनिटाइज हो रही है और एक के बाद एक व्यक्ति को यहाँ जो टूरिस्ट हैं उनको जाने दिया जा रहा है। इसके बाद जो सेकंड जो काउंटर है वहाँ पर थर्मल स्कैनिंग होता है। यहाँ पर जिस तरीके से देखिए वहाँ पर जो थर्मल स्कैनिंग हो रहा है कि टेम्परेचर है या नहीं। उसके बाद कतारबद्ध रूप से यहाँ से अंदर जाना होता है और जो जिनकी जो प्रोसेस जो बनाई गई है, एक SOP तैयार की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन की ओर से, उसके मुताबिक यहाँ पर फ़िलहाल जो टूरिस्ट हैं वो लगातार आ रहे हैं। और जो लोग खास ज़्यादातर लोग जो फंसे थे पिछले लॉकडाउन में और लॉकडाउन के बाद उनको जाने की एक मौका मिला है यहाँ से और उसके चलते अब आज फ्लाइट के जरिए यहाँ से निकल रहे हैं। कैमरामैन पंकज के साथ जनक दवे, न्यूज़ 18 इंडिया, अहमदाबाद। पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे यात्री मास्क लगाए हुए नजर आए और कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते भी दिखाई दिए। कोरोना संकट के बीच लंबे अंतराल के बाद आज पहली फ्लाइट पटना पहुंची है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं अराइवल गेट से लोग धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो आज जो यह पहली फ्लाइट पहुंची है, लोग
जो है वो धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं और साफ तौर पर जो यहाँ पर CISF के जवान हैं या फिर जो फ्लाइट में काम करने वाले लोग हैं वो लोगों को यह संदेश भी दे रहे हैं कि किस तरह से उनको बाहर निकलना है और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो हम जो यात्री यहाँ पहुँचे उनसे जानते हैं। ये बताइए क्या कुछ बदला हुआ था आज यात्रा में? यात्रा में हम लोगों के साथ पूरी प्रोटेक्शन के साथ हम लोगों को लाया गया है, सेफ्टी किट के साथ लाया गया है, 14 दिन का क्वारंटीन की फैसिलिटी है और मैं बहुत खुश हूँ। अपने बिहार आया हूँ मैं 2 महीने बाद, क्योंकि आज जो है ईद है, आज ईद है, इसलिए और मेरे लिए और भी ज़्यादा खुशी है। मैं अपने परिवार के साथ ईद मनाने आ गया बिहार। प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेनें नहीं देने के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आरोपों पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया। उद्धव ठाकरे ने ट्रेन नहीं देने के बयान के बाद पीयूष गोयल ने रविवार को 5 घंटे के भीतर एक के बाद एक कई ट्वीट किए महाराष्ट्र सरकार से तुरंत यात्रियों की जानकारी देने को कहा। इतना ही नहीं, रेल मंत्री ने कहा कि वो आज से 125 ट्रेनें देने के लिए तैयार है। जितनी जल्दी यात्रियों की जानकारी दी जाएगी उतनी जल्दी महाराष्ट्र से ट्रेनें प्रवासी मजदूरों को लेकर रवाना हो जाएंगी। रविवार को रेल मंत्री ने शाम करीब 7 बजे पहला ट्वीट कर उद्धव सरकार से प्रवासी मजदूरों से जुड़ी जानकारी मांगी और रात 12 बजे फिर ट्वीट कर दावा किया कि 5 घंटे के इंतजार के बाद भी महाराष्ट्र सरकार ने ट्रेन से यात्रा करने वाले किसी प्रवासी मजदूर की जानकारी नहीं दी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कल शाम करीब 7 बजे ट्वीट करते हुए लिखा कि उद्धव जी, हम महाराष्ट्र से कल 125 श्रमिक स्पेशल ट्रेन देने के लिए तैयार हैं। आपने बताया कि आपके पास श्रमिकों की लिस्ट तैयार है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि सभी निर्धारित जानकारी जैसे कहां से ट्रेन चलेंगी, यात्रियों की ट्रेनों के हिसाब से सूची, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट और कहां ट्रेन जानी है, ये सब सूचना अगले 1 घंटे में मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को पहुंचाने की कृपा करें, जिससे हम ट्रेनों की योजना समय पर कर सकें। बीती रात करीब 9 बजे पीयूष गोयल ने फिर ट्वीट किया और लिखा कि दुख की बात है कि 1.5 घंटे हो गए पर महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे के GM मध्य रेलवे को कल की 125 ट्रेनों की निर्धारित जानकारी नहीं दी। ट्रेन प्लान करने में समय लगता है और हम नहीं चाहते कि ट्रेन स्टेशन पर आकर खड़ी रहे, इसलिए पूरी जानकारी के बिना प्लान करना असंभव है। रात 12:15 बजे रेल मंत्री ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए फिर एक ट्वीट किया और लिखा कि रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां अपनी जारी रखें। मेरा अनुरोध है कि महाराष्ट्र सरकार अब भी अगले 1 घंटे में कितनी ट्रेन, कहां तक और पैसेंजर लिस्ट हमें भेजे। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रेलवे पर महाराष्ट्र को कम ट्रेनें देने का आरोप लगाया था। उद्धव ठाकरे के मुताबिक महाराष्ट्र को रोज 80 ट्रेनों की जरूरत है, लेकिन उसे 35 से 40 ट्रेन ही दी जा रही हैं। रोज 80 ट्रेनची मागणी करतोय, की आम्ही सोय करायला तयार आहोत, आम्हाला ट्रेन्स द्या, पण रोजच्या 30 ते 40 म्हणजे अर्ध्या ट्रेन्स आपल्याला रोज मिळत आहेत। अर्ध्या 80 ट्रेन्स आपण रोज मागतोय, पण 30 ते 40 मिळत आहेत। ट्रेन्स आपली क्षमता आहे, तुम्ही ट्रेन्स आम्हाला द्या, आम्ही आमच्याकडनं सगळ्या ह्या मजुरांची आता आपण नीट व्यवस्था केलेली आहे, त्यांना व्यवस्थित त्यांची नोंदणी करून अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आणि ते सुद्धा घरी परत जाताना आपल्या राज्य सरकारचा जय जयकार करत जात आहेत। महाराष्ट्र सरकार जिंदाबाद। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका के मैडिसन में एक स्टेडियम को ड्राइव इन मूवी थिएटर में बदल दिया गया। इस बीमारी की वजह से लोग पिछले कई हफ्तों से अपने घरों में कैद थे, जिनके मनोरंजन के लिए एक स्टेडियम को ड्राइव इन मूवी थिएटर में तब्दील कर दिया गया। स्टेडियम में ही ऊंचाई पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई थी, जिस पर फिल्म देखने के लिए एक साथ कई लोग वहां पहुंचे, लेकिन कोई भी अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरा और लोगों ने अपनी गाड़ियों में बैठकर ही फिल्म का मजा लिया। Really a unique experience to be able to come to a local baseball field, watch a movie with your family and friends. इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा। यही वजह रही कि सबकी गाड़ियों के बीच दूरी नजर आई। लोगों के खाने पीने के लिए वहां कुछ स्टॉल भी दिखाई दिए। भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी और 3 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले बलबीर सिंह सीनियर का आज सुबह मोहाली में निधन हो गया। वो 95 साल के थे। वो काफी समय से बीमार थे। दिल का दौरा पड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मोहाली में फोर्टिस अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक बलबीर सिंह सीनियर ने आज सुबह करीब
6:17 पर आखिरी सांस ली। बलबीर सिंह सीनियर 1948, 1952 और 1956 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। न्यूजीलैंड में किसानों की मदद के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया गया। बताया गया कि वहां मजदूरों की कमी की वजह से कई किसान परेशान थे और इसी परेशानी को दूर करने के लिए रोबोट की मदद ली गई। रोबोट खेतों की देखभाल करता दिखाई दिया। भेड़ों को मैदान में चराने के लिए ले जाने और वापस लाने का काम भी उसने बखूबी निभाया। जानवर की तरह दिखने वाला ये रोबोट सीढ़ियां चढ़ता भी नजर आया। बताया गया कि खेतों को जोतने के अलावा ये खेती के दूसरे काम में भी किसानों की मदद कर सकता है और इसे कहीं से भी बैठकर चलाया जा सकता है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में कबाड़ में अचानक भीषण आग लग गई। कबाड़ में ये आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैली कि पास में ही खड़ी 3 गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। और जब तक दमकल के कर्मचारी वहां पहुंचते तीनों गाड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि दमकल कर्मचारियों ने कुछ देर की कोशिश के बाद आग को बुझा दिया। सर कितनी गाड़ियां आई हुई हैं मौके पर? 4 गाड़ी आई। आग लगने की जानकारी मिलते ही वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसके बाद कुछ लोग उन्हें वहां से हटाने के लिए आवाज देते नजर आए। कबाड़ में लगी ये आग फिर से ना फैले, इसके लिए दमकल कर्मी वहां काफी देर तक पानी की बौछार करते दिखाई दिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल के एक मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए मंत्री उद्धव सरकार कांग्रेस के कोटे से मंत्री हैं। कोरोना पीड़ित मंत्री 5 दिन पहले मुंबई से नांदेड़ भी गए थे। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के बहादुरगढ़ में फूलों की खेती करने वाले किसानों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। लॉकडाउन की वजह से फूलों की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान हो गया, क्योंकि बाजार बंद होने की वजह से वो फूल मंडी तक नहीं पहुंच पाए और पूरी फसल खेतों में ही सूख गई। किसानों ने बताया कि लॉकडाउन और फूलों की मांग कम होने की वजह से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, इसमें हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि इसी दरमियान हमारी सीजन चलती है। परेशान किसानों ने सरकार से मदद की भी अपील की। लॉकडाउन होने की वजह से फ्लावर मंडी बंद होगी और फ्लावर कहीं बिक नहीं रहा। सरकार हमारी कुछ न कुछ सहायता करे। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,38,845 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,977 मरीज सामने आए, जो 24 घंटे में मरीजों की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। 24 घंटे में कोरोना के 154 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,021 तक पहुंच चुका है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,041 नए मरीज मिले, जिसके साथ ही महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 50,231 हो गई। इस बीच रविवार को कोरोना से 58 लोगों की मौत भी हो गई। महाराष्ट्र में अब तक इस जानलेवा वायरस की वजह से 1,635 लोगों की जान जा चुकी है। हांगकांग की संसद में लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने चीन के नए नेशनल सिक्योरिटी बिल के खिलाफ जमकर हंगामा किया। चीन की संसद में पेश होने वाले इस बिल के तहत हांगकांग में सुरक्षा के नाम पर कई तरह की पाबंदियां लगाई जा सकेंगी, जिसके खिलाफ हांगकांग की संसद में जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोकतंत्र समर्थक सांसद अध्यक्ष की मेज तक पहुंच गए और नारेबाजी शुरू कर दी। लोकतंत्र समर्थक सांसदों ने प्लेकार्ड दिखाकर चीन के इस बिल का विरोध किया। हंगामा होते देख सदन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने सांसदों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनके बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। कुछ सांसदों को तो जबरदस्ती सदन से बाहर निकाल दिया गया। इस कार्रवाई का हंगामा कर रहे दूसरे सांसदों पर कोई असर नहीं पड़ा और उन्होंने अध्यक्ष का रास्ता रोक लिया। हालांकि उन्हें किसी तरह सदन से बाहर निकाल लिया गया। चीन के इस बिल के विरोध में आम लोग भी सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने एक सरकारी दफ्तर का घेराव किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के टीचर्स एसोसिएशन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर दावा किया कि कोरोना का इस्तेमाल एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है। एमयू टीचर्स एसोसिएशन के मुताबिक इसके पीछे समाज को बांटने की साजिश हो रही है। एसोसिएशन ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि 3 से 5% लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। 95% से ज़्यादा लोग बहुत अच्छे हैं, आपस में हेल्प करते हैं एक दूसरे की। चंद 3 से 5% के लोग पूरे देश का माहौल खराब कर रहे हैं। इसलिए इस लेटर में डिमांड किया है कि जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरा जो हम लोग का ये है कि छोटी छोटी बातों पर अरेस्टिंग कर लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए।
ये सेडिशन लॉज है। ये तो जो ब्रिटिशर्स, जो फॉरेनर्स आए थे इंडिया में, उन्होंने अपना कानून बनाया था। मेरा कहना यही है कि जो एएमयू टीचर्स एसोसिएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिक्षकों का जो आरोप है, वो आरोप बेबुनियाद है और जिसे कहा जाए ये एक बुद्धिहीनता का परिचय है। इसे बुद्धिहीनता ही कहेंगे, क्योंकि अगर शिक्षक ही इस तरीके की बातें करेंगे, इनमें बुद्धि नहीं है या विवेक नहीं है। पंजाब के लुधियाना में एक धागा बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। हालांकि आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में रुई भरी होने की वजह से आग फैलती चली गई। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। ये आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए शहर की सारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलानी पड़ी। लुधियाना में जितने भी हैं सभी गाड़ियों यहाँ पर हैं, सभी गाड़ियों के 2-2, 3-3 चक्कर लग चुके हैं। देखते ही देखते आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से ऊंची ऊंची लपटें और धुआं उठता दिखाई दिया। फैक्ट्री से उठ रहा कुछ ही देर में ये धुआं पूरे इलाके में फैल गया। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन इस हादसे में काफी नुकसान होने की आशंका जताई गई। बेंगलुरु में लॉकडाउन के दौरान छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी। एक यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल एसोसिएशन ने छात्रों की पढ़ाई में हो रहे नुकसान की भरपाई के लिए यह फैसला लिया, जिसके बाद कॉलेज के प्रोफेसर एक कमरे के आगे बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए और इस पूरी क्लास को रिकॉर्ड करने के बाद YouTube पर डाल दिया गया। ऑनलाइन क्लास की जानकारी मिलते ही कुछ छात्राएं YouTube पर इन्हें देखती हुई भी नजर आईं। बताया गया कि ऑनलाइन क्लास के साथ ही ये प्रोफेसर फोन या व्हाट्सएप के जरिए भी छात्रों की मदद में जुटे हैं। So they can just contact the teachers over the phone. They can even send their messages through WhatsApp and hence they can clarify their doubts. ऑनलाइन क्लास शुरू होने से छात्र भी बेहद खुश दिखे। छात्रों ने अलग अलग क्लास के लिए वीडियो बनाने वाली पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। So it has been very useful for me during these holidays. Whole team have come up with a very good thing. कोरोना की महामारी और करीब महीनों के लॉकडाउन के बीच आज से घरेलू विमान सेवा शुरू की गई। हम आपको देश के एयरपोर्ट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे, रायपुर, चेन्नई, पटना, लखनऊ, अहमदाबाद और जयपुर एयरपोर्ट पर सुबह से ही उड़ानें शुरू हो गई हैं। घरेलू उड़ानों को देखते हुए देश भर के एयरपोर्ट पर कोरोना को फैलने से रोकने के लिए खास इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को छोड़कर पूरे देश में आज से घरेलू उड़ानें कड़ी शर्तों के साथ शुरू हुए हैं। ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं एयरपोर्ट की, जहां पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं, पूरी चेकिंग हो रही है उनकी और उसके बाद ही उनको अंदर जाने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा गया है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए भी कहा गया है। विमान में जाने से पहले यात्रियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए खास इंतजाम किए गए। इसके अलावा कुछ राज्यों ने यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटीन में रखने के लिए तैयारी भी की है। घरेलू उड़ानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से खास गाइडलाइंस भी जारी की गई। सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना और फेस शील्ड लगाना भी जरूरी है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए मजदूरों की भारी भीड़ जुटी। स्टेशन से एक ही दिन में 6 से 7 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें अलग अलग राज्यों की तरफ रवाना हुई, जिन्हें पकड़ने के लिए वहां मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई। मजदूर घर लौटने की उम्मीद में लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दिए, जिन्हें वहां तैनात पुलिस वाले एक एक कर स्टेशन के अंदर भेजते दिखे। इस दौरान मजदूरों के बीच आपस में तय दूरी बनी रहे, इसका भी खास ख्याल रखा गया। स्टेशन के गेट पर जहां तक नजर गई, दूर दूर तक सिर्फ कंधों पर बैग लादे लोगों की कतारें ही नजर आई। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीएसटी स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मजदूर वर्ग है वो अपने गांव जाने के लिए जो है यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से पिछले कई महीनों से परेशान इन लोगों में किसी तरह घर जाने की बेचैनी दिखी। हालांकि स्टेशन के बाहर कई जगह मजदूरों के बीच कोई दूरी नहीं थी। ज्यादातर लोग एक दूसरे के काफी नजदीक खड़े नजर आए, जबकि कुछ लोगों ने मास्क भी नहीं पहना था। कोरोना की वजह से दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों को छोड़कर यूपी लौट रहे मजदूरों के लिए नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने यूपी सरकार को मजदूरों के पुनर्वास का प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव के मुताबिक यूपी लौट रहे 2.5 लाख प्रवासी मजदूरों को रियल एस्टेट में रोजगार देने की योजना है। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के मुताबिक इस प्रस्ताव से न सिर्फ रियल एस्टेट की रुकी हुई परियोजनाएं फिर से शुरू हो पाएंगी, बल्कि मजदूरों को रोजगार भी मिलेगा। बहुत सारे वर्कर, माइग्रेंट वर्कर अपने यूपी स्टेट में भी वापस आए हैं
और उनको काम देने के लिए हम लोगों द्वारा यूपी गवर्नमेंट को एक प्रस्ताव भेजा गया है। लगभग 2.5 लाख लोगों को हम अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऊपर एब्जॉर्ब करेंगे, वहाँ पर काम देंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक टैक्सी ड्राइवर के साथ बातचीत की, जिसकी तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी ने टैक्सी ड्राइवर से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की। इससे पहले भी राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों से मिले थे और उनकी समस्याओं को सुना था। कोरोना संकट के बीच अमेरिका के एक और शहर सैन फ्रांसिस्को में बेघरों के लिए टेंट लगाए गए। जिन लोगों के पास अपने घर नहीं थे और जो सड़कों के किनारे सोते थे, उन्हें इस महामारी का खतरा ज्यादा था। जिसके बाद प्रशासन ने उन लोगों के लिए टेंट का इंतजाम किया ताकि कोरोना के खतरे से वो बच सकें। सैकड़ों टेंट लगाकर उनमें बेघरों को पनाह दी गई। हर टेंट के बीच दूरी का भी खास ख्याल रखा गया, जिससे लोग पूरी तरह सुरक्षित रह सकें। संकट की इस घड़ी में ठिकाना मिल जाने के बाद लोग काफी खुश दिखाई दिए। बताया गया कि प्रशासन की ओर से बेघर लोगों को टेंट के अलावा कुछ होटल में भी ठहराने की व्यवस्था की गई। इससे पहले कैलिफोर्निया के कई दूसरे शहरों में भी बेघरों के लिए टेंट लगवाए गए थे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक दिन पहले लगी आग पर आखिरकार वन विभाग की टीम ने काबू पा लिया। ये आग रुद्रप्रयाग के केदारनाथ मार्ग तक पहुंच गई थी और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद इस पर किसी तरह से काबू पाया। रुद्रप्रयाग के जंगलों में अब तक आग लगने की 9 घटनाएं हो चुकी हैं। बार बार आग लगने के पीछे भीषण गर्मी को भी कारण माना जा रहा है। बिहार के कई शहरों में क्वारंटीन सेंटर में ठहराए गए मजदूरों ने बद इंतजामी का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। ऐसी ही एक तस्वीर बिहार के बांका से सामने आई, जहां मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में खाने पीने का इंतजाम नहीं होने का आरोप लगाया और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के दौरान इन मजदूरों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे वहां से आने जाने वाली गाड़ियां वहीं खड़ी हो गई। अच्छा खाना नहीं देता है और पंखा उंखा भी नहीं है, रात में मच्छर बहुत काटता है। कुछ ऐसा ही नजारा मुजफ्फरपुर के क्वारंटीन सेंटर में भी दिखा, जहां खाने की शिकायत को लेकर मजदूरों ने अधिकारियों के सामने ही हंगामा कर दिया। हालांकि वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मजदूरों ने अधिकारियों पर घोटाले का भी आरोप लगाया। यही सरकार का सब पैसा खा रहा है। किशनगंज के क्वारंटीन सेंटर में रुके मजदूरों ने भी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया और एक बांस की मदद से सड़क जाम कर हंगामा कर दिया। ना ही बाथरूम है किसी का सही, एक भी ना मास्क सैनिटाइज कुछ भी नहीं मिला है, ना रहने का व्यवस्था है। मजदूरों के हंगामे की जानकारी मिलने के बाद एक पुलिस वाला वहां पहुंचा और किसी तरह समझाकर उन्हें शांत कराया। कश्मीर घाटी के कुलगांव जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। दरअसल सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर कुलगांव जिले के खूर हांजीपुरा गांव में घेरा लगाकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। खबर मिली थी कि इस गांव में सीमा पार से आए आतंकवादी छिपे हुए हैं। सुरक्षा बल के सर्च ऑपरेशन के दौरान ही आतंकवादियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई। उसके बाद ही सुरक्षा बल ने पूरे इलाके को घेर लिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में बिजली कटौती से नाराज लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहां के ऊर्जा मंत्रालय का घेराव कर उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार के बिजली कटौती के फैसले के खिलाफ जमकर हंगामा किया। नाराज प्रदर्शनकारी ऊर्जा मंत्रालय की इमारत के अंदर घुस गए और वहां बिजली कटौती के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वहां पहले से ही बड़ी संख्या में तैनात पुलिस वाले उन्हें बाहर भगाते दिखे। जो लोग जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उनके साथ पुलिस सख्ती से पेश आई और उन्हें घसीटते हुए इमारत से बाहर ले गई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की और बहसबाजी भी हुई, जिसके बाद हंगामे को बढ़ता देख पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया और उन्हें खींचते हुए अपनी गाड़ियों की ओर ले जाती दिखी। नाराज लोगों ने वहां की सरकार पर भ्रष्ट होने का आरोप लगाया। बताया गया कि वहां पर रोजाना 12 घंटे लोगों के घरों की बिजली काट दी जाती है। ऐसा करने के पीछे वजह क्या है, इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं दी गई, जिसके बाद उनका गुस्सा सरकार पर फूट पड़ा। यूपी के आजमगढ़ में समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से एक महिला की मौत का मामला सामने आया। ये महिला मुंबई से ट्रेन से प्रयागराज पहुंची और फिर वहां से रोडवेज से आजमगढ़ जा रही थी। इसी दौरान तेज बुखार से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। आरोप है कि आजमगढ़ बस स्टैंड पर पहुंचने के बाद पीपीई किट नहीं होने की वजह से पहले तो एम्बुलेंस के ड्राइवर ने महिला को अस्पताल ले जाने से मना कर दिया। इसके बाद
बस को ही जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन यहाँ भी कोरोना के डर की वजह से डॉक्टर बस में जाने को तैयार नहीं। इस दौरान महिला का बेटा लगातार डॉक्टरों से इलाज की अपील करता रहा। आरोप है कि 3 घंटे के बाद जब महिला तक डॉक्टर पहुंचे तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। फिलहाल महिला के बेटे को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। 2 घंटे हम लोग बस स्टॉप पे इधर उधर टाइम पास करता रहा, कुछ नहीं किया। बोलते एम्बुलेंस आ रहा है, करता हूँ, वहाँ से फिर बस से यहाँ भेजा, फिर अभी कुछ हुआ नहीं। 2 घंटे इधर हो गए। अम्फन तूफान के गुजर जाने के बाद भी कोलकाता में कई जगह अब तक बिजली सप्लाई नहीं शुरू हो पाई है। कई महिलाओं ने सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। आशिका हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। आशिका, दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन अभी बिजली नहीं मिल पाई है, इंटरनेट नहीं मिल पाया लोगों को, स्थिति क्या है वहाँ पर? बिजली और पानी की मांग पर यहाँ पर दक्षिण कोलकाता में चारू मार्केट एरिया में ये महिलाएं खुद प्रदर्शन कर रही हैं। इन्होंने रास्ता रोका। क्या हाल है आप लोगों का? आशिका, 6 दिन से ये ऐसे चल रहा है। बोलता है कि गाछ काटने के लिए गाछ काटना हो गया तो से भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है। आप लोग क्या करेंगे? घर में बहुत सिक पेशेंट है, वो लोग क्या करेंगे? पानी नहीं, जल नहीं, हवा नहीं, कैसे रहेंगे सकते लोग? घर में मर जाएगी, घर में मर जाएगी। बहुत सारे पेशेंट भी है ना। क्या करें? यहाँ पर ये जो महिलाओं ने पथराव विरोध किया, इसके बाद पुलिस यहाँ पर आई, बहस हुई, जिसके बाद जो यहाँ पर पेड़ रखे थे रास्ते के बीच में उसको पुलिस की तरफ से हटा दिया गया है। आश्वासन बार बार दिया जा रहा है कि नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब तक ये लोग जो हैं इनको सुविधा, जो बेसिक सुविधा बिजली और पानी की, ये तक इन तक नहीं पहुंच पाई है। इनका कहना है कि घरों में जो है वो बुजुर्ग लोग भी रह रहे हैं और इनको जो है बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। क्या हालत है, कैसे आपके दिन बीत रहे बिना बिजली और पानी के? एक्चुअली हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं। घर में 85-88 ईयर्स के पापा है, मम्मी है, वो सांस ठीक से नहीं ले पा रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। जो सेंटर से जो आया जो हमारे घर पे आ रहे हैं तो उसका भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। कोई पानी नहीं है, पीने के पानी भी ठीक प्रॉपर से नहीं आ रहा है। ऐसा पानी हम लोग दे ही दे सकते ना पापा मम्मी को। घर में बहुत बच्चे लोग भी है। हमारा पानी कहाँ से ला रही हैं? पीने के पानी तो देखिए हर वक्त तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि बिस्लेरी ले आए कि 5 लीटर्स का। ये भी एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। 5 लीटर्स का पानी भी नहीं यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है। सब बोल रहे हैं कि सब यहाँ पर जो है पीने के पानी नहीं है लोगों के पास, घर में बिजली नहीं है। इसी तरह से इतने दिन से ये जो है अम्फन की मार को झेल रहे हैं। बिल्कुल आशिका। उधर वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को देश में वापस लाने का काम जारी है। लॉकडाउन लागू होने के बाद केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की थी, जिसके बाद लंदन में फंसे 93 भारतीय नागरिकों को लेकर एक विमान मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचा। एयरपोर्ट पर ही सभी लोगों की एक कर स्कैनिंग की गई। मेडिकल जांच के दौरान एयरपोर्ट के स्टाफ भी कोरोना वायरस से बचने के लिए पीपीई किट पहने दिखे। टोटल 93 पैसेंजर्स इंदौर उतरे हैं, जिसमें से अलग अलग स्टेट्स के भी पैसेंजर्स रहे। इनमें से सभी पैसेंजर्स को स्क्रीनिंग कर ली गई। लंदन से ही एक विमान से 132 लोग गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। विमान से उतरने के बाद एयरपोर्ट पर ही सभी लोगों के सामान को सैनिटाइज किया गया। जांच के बाद सभी लोगों को क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया। यूपी के एटा में बोरवेल में फंसे मजदूर की मौत से नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। रविवार की सुबह करीब 10:30 बजे एक मजदूर बोरवेल में काम करते हुए दब गया था। 7 घंटे की मशक्कत के बाद जब उसे नहीं निकाला गया तो उसकी मौत हो चुकी थी। इसी के बाद नाराज लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पथराव और उसके बाद लाठीचार्ज में कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। यूपी के कानपुर में एक मकान भीषण में उसमें आग लग गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद मकान के एक हिस्से से आग की लपटें निकलने लगी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग बुझाने में जुट गई, लेकिन तब तक आग पूरी इमारत में काफी फैल चुकी थी और इमारत के हर हिस्से से लपटें और धुआं उठ रहा था। लपटों को देख आसपास के कई लोग भी वहां जमा हो गए और दमकल कर्मियों की मदद करने लगे। कई घंटे की मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई।
हादसे के वक्त इमारत में कई लोग मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जो लोग फंसे हुए थे, उस फंसे व्यक्तियों को जो है बगल के कमरों से, बगल के छत पर से उतार कर उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। कहीं कोई जनहानि नहीं हुई है। आज ईद की छुट्टी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और एयर इंडिया की अपील पर सुनवाई करेगा। एयर इंडिया ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी जिसमें कहा गया कि विदेश से आने वाली फ्लाइट में एयर इंडिया बीच की सीट खाली रखनी होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोरोना की महामारी के बचाव के मामले में ये आदेश दिए थे, लेकिन केंद्र सरकार और एयर इंडिया ने इसे चुनौती दी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से बचने के लिए कई लोगों ने तहखाने को अपना नया ठिकाना बना लिया। वहां इस बीमारी के खतरे का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि कोरोना के मरीजों की संख्या वहां बढ़कर 16 लाख के करीब पहुंच चुकी है। और यही वजह रही कि कई इलाकों में हजारों तहखाने दिखाई दिए। बताया गया कि कई लोग कोरोना की महामारी से इतना डर गए कि वो एक दूसरे के संपर्क में आने से बचने के लिए तहखाने में भी रहने को तैयार है। It's so quiet and peaceful here. And it's just like you feel really safe. हालांकि वहां रहने से पहले लोग अपनी जरूरत का सारा सामान जुटाते भी दिखाई दिए। इन तहखानों में सारी सुविधाएं भी नजर आईं। खबर है कि पूरे अमेरिका में ऐसे तहखानों की मांग अचानक बढ़ गई। दिल्ली में 50 या उससे ज्यादा बेड वाले निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को 20% बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने होंगे। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और अस्पतालों में कम पड़ रहे बेड को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों के लिए ये आदेश जारी किए। दिल्ली सरकार का ये फैसला बड़ा माना जा रहा है क्योंकि अभी तक दिल्ली में कुल 10 निजी अस्पतालों को ही कोरोना के इलाज की जिम्मेदारी दी गई थी। अमेरिका के ऑरलैंडो में डिज्नी स्प्रिंग्स कॉम्प्लेक्स में शर्तों के साथ कुछ दुकानें खुल गई। कोरोना वायरस की वजह से पिछले 2 महीनों से डिज्नी स्प्रिंग्स कॉम्प्लेक्स पूरी तरह बंद था, जिसके खुलते ही वहां कई लोग दिखाई दिए। हालांकि प्रशासन ने दुकानें खोलने के लिए कुछ शर्तें भी तय कर दी, जिन्हें दुकानदारों के साथ लोगों ने भी पूरी तरह माना। यही वजह रही कि वहां पहुंचने वाले सभी लोगों के तापमान की जांच की गई। लोग भी अपनी सुरक्षा के लिए मास्क पहने दिखाई दिए। इसके अलावा हर दुकान में एक वक्त में एक ही आदमी को जाने की इजाजत दी गई। बताया गया कि कॉम्प्लेक्स में आने वाले लोगों की संख्या भी सीमित रखी गई। कोरोना से सुरक्षा के लिए लागू की गई इन शर्तों से लोग भी काफी खुश नजर आए। We want the cast to know that we appreciate the measures they're taking to keep us secure. कॉम्प्लेक्स के अंदर कई जगह पोस्टर दिखाई दिए जिनके जरिए कोरोना से बचाव की जानकारियां दी गई थी। वहीं कुछ लोग डिज्नी के किरदारों की वेशभूषा में मस्ती करते नजर आए। डिज्नी स्प्रिंग्स कॉम्प्लेक्स बच्चों के लिए खास आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से वहां